नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने खालिद मिर्ज़ा साहब से तफसीली गुफ्तगू की और खालिद मिर्ज़ा साहब ने बहुत ही तफसील के साथ हमें बताया कि डीम्यूचुअलाइजेशन और इंटीग्रेशन की जो भी डेवलपमेंट हुई वो उनकी नज़र में जो है वो पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट से दरअसल में कंपटीशन को ख़त्म करने की एक साजिश थी। खालिद मिर्ज़ा साहब ने हमें बहुत ही क्लैरिटी के साथ इस बात को पॉइंट आउट किया गया। उन्होंने पॉइंट आउट किया और कहा कि जो कानून था उसके अंदर ये सारी की सारी बातों को ऑन वॉलंटरली बेसिस पे कहा गया था, बट एक्चुअली उनकी नज़र में हुआ ये कि ये वाला काइंड ऑफ एक फोर्स्ड एक्ट था जिसमें मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया और लाहौर इस्लामाबाद के मेंबर्स ने पार्टिसिपेशन के बाद जो कुछ उनके साथ हुआ वो ये हुआ कि दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस के जो लाइसेंसेस हैं वो एक्चुअली कॉन्फिस्केट हो गए। उनका कहना था वो डी लाइसेंसिंग हो गई और उसके बाद उनकी नज़र में कंपटीशन का ख़ात्मा हुआ। अब आ जाते हैं हमारा व्यू क्या है एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, और जो नाजरीन के जो व्यूज़ हैं और जो एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं उसको कैरी करते हैं। हमारा ये व्यू है कि यस, कंपटीशन को नाजायज़ तरीके से ख़त्म किया गया और आज हमारा व्यू ये है कि बेहतर होगा कि पाकिस्तान में हर उस जगह पर जहाँ पर मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, कंपटीशन ख़त्म किया गया है, उसको रिस्टोर करने के लिए हुकूमत को इक़दाम लेने चाहिए। इन्हीं बातों को डिस्कस करने के लिए और एक और व्यू लेने के लिए, यानी लाहौर इस्लामाबाद के मेंबर्स इस मामले पर उनकी क्या राय है, वो इसको किस तरह देखते हैं, हमने आज अपने प्रोग्राम में दावत गुफ्तगू दी है। हमने शरीक गुफ्तगू किया है अपने साथ आसिम ज़फ़र साहब को। ही इज़ द चेयरमैन एंड CEO ऑफ द ज़फ़र सिक्योरिटीज़ एंड मेंबर ऑफ द फॉर्मर लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, प्रेजेंटली जो LSE फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसका ये हिस्सा है। आसिम साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आसिम साहब, आई होप कि आपने खालिद मिर्ज़ा साहब के व्यूज़ को देखा होगा। उसके ऊपर हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, कुछ ईमेल भी आई हैं और जो लाहौर इस्लामाबाद के मेंबर्स हैं, ख़ास तौर पे पुराने सिस्टम में जो एजेंट काम करते थे और एक दो मेंबर्स जो कि अब सिस्टम का हिस्सा नहीं भी रहे, उन सब का व्यू ये है कि यस, ये एक ऐसी डील थी कि जिसमें पाकिस्तानी इन्वेस्टर को बहुत कुछ नहीं मिला बल्कि उसके लिए बहुत कुछ खसारा था। बल्कि एक तो मेंबर ने मुझे यहाँ तक कहा कि सानी भाई, ये जो डील है, दिस डील वाज फुल ऑफ इंसेंटिव टू डिफ़ॉल्ट, बिकॉज जब आपने हमें सिर्फ कागज़ी एक मेंबरशिप दी जैसे किसी क्लब की मेंबरशिप होती है, तो हमारे पास रह क्या गया। अगर क्लाइंट की कस्टडी है और कोई ब्रोकर जो है इस्लामाबाद का वो कहता है कि ठीक है, अब मैं अगर कस्टडी लेके चला जाऊंगा तो रेपुटेशन लॉस मेरा तो नहीं है, ना ही मेरी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज का है। अब तो रेपुटेशन का नुकसान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का है। तो मेरे लिए एक्चुअली इस डील में, इस ट्रांजैक्शन में बहुत कुछ है जिसको मैं दूसरे लफ्ज़ों में एज एन इंसेंटिव टू डिफ़ॉल्ट कह सकता हूँ। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस सर? आई थिंक जी, एक तो पहली बात, आई थिंक अगर इसको आप, क्योंकि लॉट ऑफ वाटर इज गॉन अंडर द ब्रिज, बड़ी पुरानी बात है और इसके ऊपर खालिद मिर्ज़ा साहब ने तो बहुत देर से पहले भी व्यूज़ अपने पेश किए थे कि ये गलत हुआ है और कंपटीशन कमीशन के पास भी केस था कि क्यों वाई वी डिस्ट्रॉइंग एक छोटी रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस को, और इस्लामाबाद में और लाहौर में इतना काम किया हुआ तो इनको ख़त्म करके हम क्यों एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जा रहे हैं। आप अगर देखें तो इसका बेसिक जो मकसद था ना डीम्यूचुअलाइजेशन का, ये था कि आप इंडिपेंडेंट हों, आप इसको स्टॉक एक्सचेंज को मेंबर्स से हटा के तो एक लिमिटेड कंपनी के पास दें, ताकि वो लिमिटेड कंपनी जो है वो उसका स्टेक हो और जो मेंबर है उसको मैनेजमेंट में से हटा के तो वो ब्रोकरेज करे और मैनेजमेंट और उसकी प्रोग्रेस कोई और करे। दैट वाज द क्रक्स ऑफ द मैटर। इंटीग्रेशन वाज नेवर अ पार्ट ऑफ इट। ये इंटीग्रेशन तो मैं ख्याल इतनी आर्म ट्विस्टिंग SECP ने की एक जमाने में, मुझे याद है आई वाज द ओनली वन जिसने खड़ा होकर कहा था कि ये गलत हो रहा है, हमारी आइडेंटिटी लूज हो रही है, इतने सालों से हमने इसमें काम किया है। और मैं आपको एग्जांपल दूं, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज वाज द फर्स्ट एक्सचेंज जिसने कंप्यूटराइजेशन की और आउटक्राई खत्म करके हमने बाहर से सॉफ्टवेयर लाए और कंप्यूटराइजेशन करके ऑनलाइन हमने ट्रेडिंग एक्टिविटी शुरू की। कराची का उस वक्त नामो निशान नहीं था। एंड इन फैक्ट सर, अलाउ मी टू से
कि मुझे ये तस्लीम करना होगा कि लाहौर का जो ट्रेडिंग सिस्टम है, पहले हमने उसको लिया, सीखा, वहाँ के लोगों को एक्वायर किया और फिर वी वर एबल टू डेवलप आवर ओन ट्रेडिंग सिस्टम विच यू डिड वेल बिफोर। एग्जैक्टली तो ये जो कंपटीशन होती है, व्हाई वी डिड दिस, कि हमें वॉल्यूम चाहिए था एंड दिस वी कुड फाइंड कि ये जो हम अगर आउटक्राई से जाएंगे ऑनलाइन तो वॉल्यूम हमारे पास आएगा। और एग्जैक्टली हुआ, पीटीसी का वॉल्यूम हमारा ज्यादा हो गया। वी वर एक्चुअली डूइंग 22-23% ऑफ कराचीज वॉल्यूम। तो आप सोचे ना, जस्ट वन इनोवेशन से कितना फर्क पड़ता है। तो ये जो इंटीग्रेशन आर्म ट्विस्टिंग करके और हमारे बेचारे मेंबरों को, ऑब्वियसली एक छोटे से मेंबर है वो एससीसीपी का चेयरमैन आके या डायरेक्टर आके इनको थोड़ी सी तड़ी लगाता है तो वो डर जाते हैं। तो वो उनको पता होता है कि यार हम कहाँ जाके इस्लामाबाद, कोई नोटिस आ जाता है, ये हो जाता है। बट इवेंचुअली वो आर्म ट्विस्टिंग से इन्होंने इंटीग्रेशन भी मांग ली एंड लाहौर स्टॉक एक्सचेंज वाज, आई थिंक दे गॉट द वर्स्ट रॉ डील एवर। ना इनको कोई मिला शेयर होल्डिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, खाली एक ट्रेडिंग राइट जिसकी वैल्यू 25 लाख भी नहीं है, उसके ऊपर इनको उन्होंने वो आगे टरखा दिया, बिल्कुल टरखा दिया। इस्लामाबाद स्टिल डिड मच बेटर, लेकिन लाहौर में तो पहले कुछ भी नहीं मिला और सबसे अच्छी एक्सचेंज थी। और आपको बताऊं, एक जमाने में डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो थे ना लाहौर में ज्यादा लिस्टेड थे, ट्रेड ज्यादा हो रहे थे और दिस इज बिकमिंग अ डेट मार्केट। सर उसमें आप नेकी करते थे, फीस बहुत कम लेते थे। तो कंपटीशन थी ना जी। देखें, अगर आप एक चीज 100 रुपए की बेच रहे तो हम अगर 30 रुपए की बेचेंगे, ऑब्वियसली हमारे पास लोग आ जाएंगे। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कंपटीशन के प्राइस एक स्टेबल हो जाती है और दूसरी फिर इनोवेशंस भी आती हैं और नई नई चीजें आप उसमें लेके आते हैं। अब देखें कितना अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इस वक्त 2.5 लाख, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 2.5 लाख इन्वेस्टर है सीडीसी का। आई मीन इतनी शर्म की बात है। तो इसकी वजह, अगर ये रीजनल एक्सचेंजेस होते, छोटे एक्सचेंजेस होते, तो मे बी उनमें अपनी एक इनोवेशन होती, वो क्लाइंट्स भी बढ़ाते और आज ये 2.5 लाख वाला फिगर शायद मिलियन से ऊपर होता। जी बिल्कुल। और क्योंकि हमें अपनी एक नेसेसिटी हो जाती है कि हमने अपनी सर्वाइवल देखनी है कि हो सकता है सर्वाइवल नहीं हो रही। सर आपकी सर्वाइवल इसमें नहीं है कि चंद लोगों के पास ये सिस्टम रहे, आपकी फैमिली के 25 यूआईएन्स हो, आप ही ये क्रीम खाएं, इसमें नहीं आपको सर्वाइवल दिखता? नहीं जी, मैं ख्याल है अगर ये तो बड़ी नैरो थिंकिंग है। हमारी ब्रॉड होनी चाहिए। हर स्टूडेंट को, हर अच्छे जो बंदे के पास सेविंग है उसका जरूर स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट होना चाहिए। और इतना इन्होंने, आई थिंक वो डाइवर्ट होने वाली बात है, लेकिन इतना मुश्किल कर दिया है स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खोलना कि वो बंदा कानों को हाथ लगाता है, वो कहता है पता नहीं जी, मुझे तो इतने निकाह में नहीं सिग्नेचर करने पड़ते जितने मुझे इस फॉर्म पे सिग्नेचर करने पड़ते हैं। तो हमें इसको भी आसान करना है और केवाईसी और जो नो योर क्लाइंट की जो है इंफॉर्मेशन, आसिफ साहब देखें, आपने सही कहा कि हम डाइग्रेस कर जाएंगे बिकॉज टाइम की भी किल्लत है और बिकॉज यही वाले जो इश्यूज हैं जब हम इनको डिस्कस करते हैं तो खालिद मिर्ज़ा जैसे साहब जैसे जो प्लेयर्स हैं वो ये कहते हैं कि यार इस तरह के इश्यूज में जाओगे ना तो गिनते गिनते तुम्हारी उम्र निकल जाएगी बिकॉज ये इश्यूज़ की लिस्ट ख़त्म नहीं होगी और वक्त ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो आइडियल चीज़ है वो ये है कि रेगुलेटर करता क्या है, पॉलिसी मेकिंग में एक ऐसी पॉलिसी दे दे कि जिसकी वजह से कंपटीशन खुल जाए। लास्ट प्रोग्राम में खालिद साहब के साथ जब डिस्कशन हो रही थी तो दिलावर भाई हैं, डॉन में बहुत अच्छा लिखते हैं, उन्होंने एक चीज़ पॉइंट आउट की, वो भी मैंने खालिद साहब को पॉइंट आउट की कि चिटागोंग और ढाका स्टॉक एक्सचेंज के कंपटीशन के नतीजे में देखें वहाँ भी आईपीओ आया और हमारे पास भी आया। फ़र्क मुलाहिजा करें वो क्या है कि वहाँ के आईपीओ में 1.3 मिलियन लोगों की पार्टिसिपेशन थी और हमारे यहाँ 4-4.5 हज़ार लोग अगर पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो हमें शर्म आती है। हम वो नंबर नहीं डिस्क्लोज़ करते मगर हम ये बताते हैं कि 5 अरब रेज़ हो गए, 3 अरब रुपए रेज़ हो गए, मगर हम वो नंबर इन्वेस्टर का इतना छोटा होता है। इंटरेस्ट में विच इज़ वाई अ नंबर ऑफ़ पीपल फील कि यार ब्रोकर्स की शायद ये साइकी है, माइंडसेट है कि कंपटीशन नहीं होना चाहिए बिकॉज जैसे PIDE की जो रिपोर्ट है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की जो रिपोर्ट है वो भी यही कहती है कि 31 फैमिलीज़ के हाथ में 84% ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कुछ तो नेकी कर रहे होंगे सर आप लोग। देखिए एक्चुअली जी ये आई थिंक बहुत से टॉपिक्स हैं, लेकिन कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, खालिद मिर्ज़ा साहब हैज़ पॉइंटेड एग्जैक्टली
के कंपटीशन हुए, और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है, आप देख रहे हैं कि कितने डिजिटल एक्सचेंजेस खुल रहे हैं, सीडीसी डिजिटलाइज हो रही है, ये ब्लॉकचेन के ऊपर इंफॉर्मेशन आ रही है। तो ये सारी चीज़ें एसईसीपी के, आई डोंट नो लोग इस चीज़ पे गौर कर रहे हैं कि नहीं, कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये ब्रोकर है, उसके बाद नेशनल क्लियरिंग है, फिर डिपॉजिटरी, सीडीसी है, फिर बैंक है, फिर पता नहीं कितने इंटरमीडिएटरीज हैं। ये पेयर टू पेयर, क्लाइंट टू क्लाइंट सौदा है, इसमें तो कॉस्ट शुड बी सो मिनिमम फॉर अ क्लाइंट। और इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एक्सचेंजेस हैं, इसमें कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होनी चाहिए? So a lot of things have to change in the coming future अगर SECP wants कि ये कोई फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए हमारी कैपिटल मार्केट, तो नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ाने पड़ेंगे, ईज ऑफ ओपनिंग अकाउंट ओपनिंग होनी पड़ेगी, और कंपटीशन में डिजिटल एक्सचेंजेस आने पड़ेंगे, जिसमें आई थिंक, ये तो मेरा बहुत देर से बिलीफ है कि जो दुनिया में हो रहा है मे बी हम उससे 10 साल पीछे हैं, बट इवेंचुअली हमें उस डायरेक्शन में पहुंचना ही पड़ता है। तो ये तो एक इनके लिए, एसईसीपी के लिए बहुत बड़ी, यानी इनको नो ब्रेनर है, कोई उनको सोचना नहीं, उन्होंने देखना है लंदन में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, भाईजान ये हमने डायरेक्शन फॉलो करनी है, आज इसमें काम करो, 4 सालों में ये हो जाए, तुम इसको इफेक्टिव कर लो। बट सर ये तो तय हो गया ना कि देखें कमीशन की तरफ से वही कुछ आ रहा है जिसके ऊपर लोग सवालात उठा रहे हैं, इंक्लूडिंग यू एंड खालिद मिर्ज़ा साहब। बट क्या जो प्लेयर्स ऑफ द मार्केट हैं उनके दिल में नहीं आता कि अब कानून में इजाज़त है, अब तो कोई पाबंदी नहीं है ना, वाई कांट यू गो एंड अप्लाई फॉर अ न्यू लाइसेंस? आइडिया तो अच्छा है जी। आई थिंक थोड़ी सी, जब आप देखते ना इसके अंदर 2.5 लाख क्लाइंट, तो आपका सारा वो फिजिबिलिटी फिजल आउट हो जाती है कि मेरा इतना लगेगा पैसा, इतना ये होगा, तो मैं इतनी एफर्ट भी करूं, और 2.5 लाख क्लाइंट है, और वो ट्रेड जो है वो लिमिटेड 15-20 स्क्रिप्ट्स में होती है, जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, बाकी 95% 80% कंपनियां तो जो सर है वो। आपने बात बॉटम लाइन वही बता दी जो खालिद साहब ने बताई थी, बिकॉज देखें व्हेन इट कम्स टू कंपटीशन और पाई बहुत छोटी हो तो एक्चुअली सब लोग मेरिट पर जब फिजिबिलिटी बनाएंगे तो उनकी ऐसी सोच होगी, विच इज़ वाई खालिद साहब एक्सप्लेन टू अस वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ही गेव टू अस एंड ही सेड कि 1992 में व्हाट हैपेंड कि जो इंडियन रेगुलेटर था उसने कहा कि यार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी बनाएंगे, और फिर साइड से प्रपोजल्स आए कि जो गवर्नमेंट के स्टॉक्स हैं हम इधर से डील करके वहाँ करते हैं और देखते हैं ये कैसे ठीक नहीं होते। आई होप कि कभी हमारा रेगुलेटर और हमारी कैपिटल मार्केट के जो थिंकर्स हैं, इसको चलाने वाले हैं, वो भी इस तरह से सोचें। आपको लगता है कि पाकिस्तान में कभी कंपटीशन रिस्टोर हो सकेगा कैपिटल मार्केट में? मेरा नहीं ख्याल है जी। आई थिंक लाइक आई सेड, सो मच वाटर हैज गॉन अंडर द ब्रिज, इतने हम यूज्ड टू हो गए अब इस चीज़ों के कि वो मुश्किल है अभी कोई नई आपको एक्सचेंज। ऑफ कोर्स यू कैन हैव अ क्रिप्टो एक्सचेंज अगर आप एसईसीपी अलाउ करे, जैसे कमोडिटी एक्सचेंज है, इस एक कोई क्रिप्टो एक्सचेंज आप यहाँ पे अलाउ कर दें। बट व्हाई कांट वी हैव क्रॉसिंग नेटवर्क्स, ईसीएनस भी तो आ सकते हैं। ईसीएन बिल्कुल आ सकता है जी। ईसीएन तो मैं कह रहा हूँ ना, उसका तो आपको एक मॉडल बनाना पड़ेगा कि ये जो इतने इंटरमीडिएटरीज हैं, ये सारे इंटरमीडिएटरीज निकल जाएं, और क्लाइंट बैठा हो अपने टर्मिनल से, वो बेच रहा है, वो एंड यूजर क्लाइंट है, एंड में भी क्लाइंट है, एक क्लाइंट बेचे, दूसरा क्लाइंट खरीद रहा है, और वो बीच में सारे इंटरमीडिएटरीज, बैंक इंक्लूडिंग बैंक्स एंड ब्रोकर एंड वेंचुरी मॉडल तो वही बनता है ना जी। अगर आप देखें तो अगर ब्लॉकचेन पे आप ले आए सारा कुछ, तो ये तो मॉडल यही है, जो अगर ट्रस्ट हो लोगों को, तो फिर व्हाई हैव सो मेनी इंटरमीडिएटरीज। कम से कम लाहौर और इस्लामाबाद के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें क्रॉसिंग नेटवर्क पे तो गौर करना चाहिए। इफ़ दे डू हैव एन एफिशिएंट क्रॉसिंग नेटवर्क, तो उससे भी जो है आई थिंक कंपटीशन खुलने की राहें हमवार हो सकती हैं। वॉल्यूम चाहिए और थोड़ा क्लाइंटेल बड़ी चाहिए, छोटा है, वी वर टू स्मॉल अभी। आखिर में आसिम, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें टू द रेगुलेटर्स, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। सर मेरा तो मैसेज बड़ा क्लियर है कि अपनी विजन ब्रॉड करें, और जो एक अगर देखें, एक चेयरमैन ने तो रन नहीं करना होता, इट हैज टू बी द पॉलिसी बोर्ड। एक जो पॉलिसी बोर्ड को इफेक्टिव बनाए, अच्छे लोग जो इनकी विजन खुली हुई है, जिनके जो बायर एक्सपोजर जिनके हैं, जिनकी यहाँ पे क्लाउड भी है, उनको पॉलिसी बोर्ड में रखें, एंड द चेयरमैन शुड जस्ट फॉलो द पॉलिसी बोर्ड। जो अच्छी पॉलिसीज हों तो उनको इम्प्लीमेंट करते रहे, और कुछ भी नहीं करना उन्होंने। चेयरमैन ने अपना कोई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं बनाना।
जो दुनिया में और हो रहा है उसको कट एंड पेस्ट करना है। बिल्कुल उसको देखें कि क्या हो रहा है दुनिया में, उसको फॉलो, इनको तो नो ब्रेनर है जी, इट इज नो ब्रेनर एक्चुअली, बट कट एंड पेस्ट वाली नहीं, बट हमने उसको, अच्छा। यानी हमने उस ये क्या करते हैं, सिंगापुर जाते हैं, वहां पे देखते हैं वो वाओ, उसको लाके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, दैट इज नॉट द रूल। राइट। देखें, विजन खोलें और उसको यहाँ से डायरेक्शंस उसकी बनाएं, राइट। उसमें प्लेयर्स को इन्वॉल्व करें और उन प्लेयर्स को कहें कि भाईजान हम ये विजन देख रहे हैं, 2025 की विजन है या 2030 की विजन है, राइट। यार हमने यहाँ तक पहुंचना है 2030 में, तो अलाइन करो अपने आप को सब। यहाँ पे क्या करते हैं कि जी अब आप पीसी मेंबर बन जाएं, अब आप सिंगल ट्रेडर मेंबर बन जाएं, अब आप 3 कैटेगरी बना लें, यार व्हाट द हेल मैन। या आसिम, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, आपने देखा कि आसिम ज़फ़र जो कि मेंबर हैं लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के, उन्होंने कितने पेनफुल ऑब्जर्वेशंस दी और उनका कहना था कि ये जो प्रोसेस था, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, वो जिस तरीके से किया गया उसके ऊपर उन्होंने सीरियस रिजर्वेशंस का इज़हार किया। उन्होंने खालिद साहब की सारी बातों को एग्री करते हुए कहा कि प्रॉब्लम ये है कि पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर चुका है, आई कंपटीशन जो है वो अच्छे तरीके से किल भी हो चुका है और कंपटीशन के मुर्दे को शायद दफना भी दिया गया। उन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि कंपटीशन कमीशन इतने अरसे से अगर खामोश रहा और इन चीज़ों को किसी भी फॉरम से और रेज़ नहीं किया गया, तो बिकॉज अब पाई इतनी छोटी हो चुकी है, इन्वेस्टर बेस इतना कम हो चुका है कि मेरिट पर किसी और स्टॉक एक्सचेंज की जगह नहीं बनती। मगर हमें याद दिलाया गया खालिद मिर्ज़ा साहब की बातचीत को, जिन्होंने कहा था कि ये नेकी रियासत को ही करनी होती है। इंडिया में भी जो रेगुलेटर है वो आगे आया और उसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को जन्म दिया और फिर वहाँ पे कंपटीशन हुआ और वहाँ की मार्केट आज उसकी कैपिटलाइजेशन इतनी है कि जितनी वहाँ का जीडीपी है। हमारे यहाँ बहरहाल ये एक ख्वाब है। इस मौजू पे फ़र्दर क्या बातचीत हुई, नाज़रीन हम आपको सुनवाते हैं। ये जो है ज़फ़र, आसिम ज़फ़र हैं, वो कहते हैं कि हमें सिर्फ जो है वो कागज़ का टुकड़ा मिला जिसकी वैल्यू जो है 25 लाख भी नहीं है। भाई ये जो है 25 लाख नहीं, 25 करोड़ों में जो है जा सकता है। अगर आपने जो है पहले जो है लाहौर के मेंबर्स जो है कराची में बिज़नेस देते थे, कराची ब्रोकर्स को जो है वो इनको कमीशन मिलता था। आज वो कमीशन जो है उनको देना नहीं पड़ रहा। आज वो डायरेक्ट जो है ना वो जो है वो ख़ुद जो है वो पूरा रखते हैं। उनको एक पूरा प्लेटफॉर्म मिल गया है कराची स्टॉक एक्सचेंज, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। आप ये नहीं समझते कि पहले उनके पास, अब देखो कि जो है वो क्वांटम जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या था और लाहौर इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज में क्या था। वो पीनट के बराबर था उनका वॉल्यूम। तो क्या करते थे, सारा बिजनेस जो है वो लाहौर वाले ब्रोकर जो है कराची में सौदे उतारते थे और अपने कमीशन, अपने क्लाइंटों से कमीशन जो लेते थे उसमें से हिस्सा देते हैं कराची वालों को। वो कराची वाले, जिसमें इंटीग्रेशन में तो जो है वो लाहौर वालों, इस्लामाबाद वालों को प्लेटफॉर्म देने से कराची वालों का जो है बिज़नेस लूज़ हुआ। जो है वो कमीशन जो है इनको मिलती थी लाहौर इस्लामाबाद के ब्रोकर से, वो नहीं, ख़त्म हो गई। वो ये नहीं समझ रहे है ना। और जो इनके जो एसेट थे, हमें तो जो है, हमें भी जो है, जो कराची के ब्रोकर्स को भी जो है वो ट्रैक होल्डर ही हम रह गए ना। बाकी हमारा जो एसेट था, ज़मीन थी, हमें उसकी वजह हमें शेयर मिल गए। ठीक है, अब लाहौर के जो मेंबर हैं उनके पास जो इनकी जो ज़मीन है वो रीट में तब्दील हो गई है, वो तो उसके हिस्सेदार हैं ना, उनको शेयर मिले हुए हैं वहाँ पर। वो क्या हमें जो है ये जो है वो पब्लिक को जो है लेक्चर दे रहे हैं। और जो है वो सानी दूसरी बात जो है आपने जो है स्ट्रेस किया एक पॉइंट को, वो ये था कि जो है वो इंसेंटिव टू डिफ़ॉल्ट, वो ऐसा नहीं था। इंटीग्रेशन के जो डॉक्यूमेंट में है, और मैं भी तकरीबन जो है काफ़ी सालों से जो है वो उसका हिस्सा हूँ डिफ़ॉल्ट मैनेजमेंट का, जहाँ पर जो है वो 6 मेंबर्स जो है हम लोग जो है वो उनको इनवाइट किया जाता है। कोई जो है मेंबर डिफ़ॉल्ट होता है तो, और क्लाइंट्स के क्लेम जो है ना उनको जांच पड़ताल करने के लिए हमें बुलाया जाता है। हम कमेटी की सूरत में बैठते हैं और जांच करते हैं और सवाल जवाब करते हैं और क्लाइंटों को भी बुलाते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन के जो डॉक्यूमेंट में ये लिखा था कि अगर जो है इंटीग्रेशन से पहले का अगर जो है ब्रोकर ने डिफ़ॉल्ट किया है और अगर चलता हुआ आ रहा है, तो वो लाहौर इस्लामाबाद वो खुद ज़िम्मेदार होगा। लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, उनके पास जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जमा है वो वहाँ से देंगे।
वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। नाज़रीन, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, आपने देखा कि खालिद मिर्ज़ा साहब के पास बड़ी क्लियर थाट्स हैं। ही हैज़ invaluable experience, he have understanding, in-depth understanding of the market. एक मिसाल तो कम से कम होनी चाहिए कि फ़लाना इंक्वायरी थी, वो एंड तक गई, कंक्लूड हुई और किसी न किसी को सज़ा भी हुई। कभी आई होप कि हमारी ज़िंदगी में कभी मुत्तफ़िक़ हूँ आपसे। और मगर बात ये है कि जहाँ पे हमारे पास एक बड़ी एक इशू है, ओके, मैं ये नहीं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने देखा है हेस्कॉल के केस को, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, और बाहर से देखा है। बट सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेस्कॉल, आई एम सेइंग ये कहना कि SECP ने अपना काम नहीं किया, मेरा ख्याल ये गलत होगा। मगर अभी काम कंक्लूड नहीं हुआ है, और ये जो आपने बात की ये बिल्कुल सही है। इसमें बहुत हद तक हमारी जो है जुडिशरी का भी इशू आ जाता है, और हम जहाँ तक SECP का अपना ताल्लुक है, किसी काम करने के लिए उनको तो नर्वसनेस हो जाती है कि वो पता नहीं, वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का ही कहेंगे कि आप पता नहीं किसका इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं, और तो ये इस किस्म की चीज़ें भी है, ओके। मगर डिस्पाइट ऑल दिस, आई थिंक SECP is working, doing a reasonable job, but there are serious defects there. The enforcement, as I told you, is a problem. Enforcement is not, the judicial work is also an issue, and then above all there is the question of this mindset. Right. Okay, that अभी भी काफ़ी वो उसमें प्रॉब्लम है। खालिद साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं चाहूँगा, आपने तकरीबन हर चीज़ को हमारे नाज़रीन के लिए कवर किया है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए आपका जो व्यू है कि इन्वेस्टर को ख़ुद भी विजिलेंट होना चाहिए, ख़ुद भी देखकर काम करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा इज़हार ख्याल इस बात पे भी कर दें कि एज ए रेगुलेटर कमीशन और PSX को भी अगर कुछ करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? देखिए, बात ये है, मैंने ये और भी पहले भी कह चुका हूँ, TV पे भी कह चुका हूँ कि यू कैन नॉट रेगुलेट अगेंस्ट स्टुपिडिटी। तो वो अगर वो करते हैं बेवकूफ़ी, तो करें बेवकूफ़ी, उसका फिर रेगुलेटर जिम्मेदार नहीं जिम्मेदारी आयद हो सकती। जिम्मेदारी सिर्फ रेगुलेटर की ये है कि सिस्टम ठीक होना चाहिए, और उसकी वो जो है डिस्क्लोजर्स होने चाहिए। अगर डिस्क्लोजर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। अगर रेगुलेटर ने इसको नहीं इंश्योर किया तो फिर उसका वो एक इशू है। तो ये तो जहाँ तक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का ताल्लुक है, द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, जैसे मैंने अभी निशानदेही की, इज थ्रू डिस्क्लोजर। The regulator must ensure proper disclosure at every stage. एक तो ये। दूसरा ये है कि हमारे पास इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड गालिबन है, मैंने तो राइट, बट अगर इसको शेप दे दी जाए जैसे अमेरिका में है, सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन, ओके, इस किस्म की और बॉडीज है और मुल्कों में भी, मुझे इसका पता है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इससे जो इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिलती है, नॉट अगेंस्ट जो उसने को गलत फैसले किए हैं, इन्वेस्टमेंट गलत की है, उसके ऊपर प्रोटेक्शन कोई नहीं मिलती। प्रोटेक्शन मिलती है अगर जिसके थ्रू वो डील कर रहा है, जिस इंटरमीडियरी के थ्रू डील कर रहा है, अगर उसकी कोई बदनवानी है, या अगर उसकी कोई वो बैंकक्रप्ट हो जाता है या कुछ हो जाता है, और अगर उसकी वहाँ कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी एसेट्स की, इन्वेस्टर के एसेट्स फंस जाते हैं, तो वहाँ ये सब सपोर्ट देता है, अप टू एन एक्सटेंट, नॉट फुली, बट कुछ हद तक। तो ये है असल चीज़ जो है, रेगुलेटर्स को बोथ फ्रंट लाइन, वेदर इट इज FINRA और whoever, और द स्टॉक एक्सचेंज एंड द एपेक्स, इनको इंश्योर करना है कि डिस्क्लोजर पूरे से पूरा होए और सही हो। और फिर अगर कोई आदमी नहीं देखता, then unfortunately you can't, जो काम नहीं कर रहे या अपना काम नहीं देख रहे ठीक तरह से, तो फिर उनको ये कहना कि भाई हमें जाके उनकी मदद करनी चाहिए, ये ज़रा थोड़ी सी ज़्यादती है। राइट। खालिद मिर्ज़ा साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि बोथ द जेंटलमैन, खालिद मिर्ज़ा
and Asim Zafar, the member of the Lahore Stock, former Lahore Stock, दोबारा से आप खालिद साहब आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि बोथ द जेंटलमैन, द खालिद मिर्ज़ा एंड मिस्टर आसिम ज़फ़र, द मेंबर ऑफ फॉर्मर लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, बोथ हैव दिस व्यू कि कंपटीशन को एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से किल किया गया। और प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि मेरिट पर अगर कमर्शियली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे, कोई भी इन्वेस्टर चाहे कि वो आए और कंपटीशन को रिस्टोर करने के लिए एक और स्टॉक एक्सचेंज को इस्टेब्लिश करे, तो इन्वेस्टर बेस इतना छोटा हो गया है कि इसमें पोटेंशियल नहीं है। जो आसिम ज़फ़र हैं वो तो इस हद तक काइंड ऑफ ही वाज कंसर्न कि अब फ्यूचर में कोई 2-3 साल तक अगर गवर्नमेंट चाहे, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन चाहे, तो ECNs बना सकता है जिससे कोई एट द एंड ऑफ द टनल कोई रोशनी की किरण शायद पैदा हो जाए। बट सिस्टमेटिकली, एज आई सेड अर्लियर, दैट कंपटीशन हैज़ बीन किल्ड सो सिस्टमेटिकली दैट देयर हैज़ नॉट बीन लेफ्ट एनी स्पेस कि दोबारा से कंपटीशन सर उठा सके। खालिद साहब की बात जो है वो टाइम एंड अगेन याद आती है कि इंडिया में अगर इंडियंस आज कोई फ्रूट खा रहे हैं तो उसके रेगुलेटर का, बिकॉज़ एक साहब और ने भी कहा कि वहाँ का रेगुलेटर शायद तनख्वाह हलाल करता है, उन्होंने इस हद तक हिम्मत की कि BSE के सामने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को खड़ा किया। यहाँ पे पाकिस्तान में अब बहुत ही क्लैरिटी के साथ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मेजॉरिटी ऑफ द इनकम बेस कम्स फ्रॉम दी SOEs, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की। अगर गवर्नमेंट एक स्टॉक एक्सचेंज में 20% का भी स्टेक होल्डर बन जाती है और नया स्टॉक एक्सचेंज बनाती है और वहाँ पर इन एंटरप्राइजेस को मूव कर देती है, लिस्ट कर देती है, तो पाकिस्तान में कंपटीशन रिस्टोर हो सकता है। फिर गवर्नमेंट जो है 1 साल में इस स्टॉक एक्सचेंज को बेच के बहुत सारे पैसे कमा सकती है, लेकिन अगर इंटेंशन पाकिस्तान में कंपटीशन को रिस्टोर करने की हो। नाज़रीन, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।